ओके। तो एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज़ एक स्ट्रक्चरली ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन सबसे ज़्यादा देखो, यहाँ पे है ग्रेटर, 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 ग्रेटर। शुगर बहुत ही कम। अगर इनको अप्रॉक्स 95 टू एबव ले लो, 95% से भी एबव होता है, 97 करीब। ओके। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये गामा ग्लोब्यूलिन होता है। ओके। तो एंटीबॉडीज आर ऑल्सो नोन एज गामा ग्लोब्यूलिन्स। गामा ग्लोब्यूलिन्स क्या है? प्रोटीन्स है। तो आप अगर ब्लड को अच्छे से पढ़े होगे ना, तो ब्लड में आप प्लाज्मा पढ़े होंगे और ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़े होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट में आप आरबीसी पढ़े होंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़े होंगे, प्लेटलेट्स पढ़े होंगे। ओके। और प्लाज्मा में आप पढ़े होंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। ओके। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़े होंगे ना, तो ग्लोब्यूलिन के बारे में पढ़े होंगे। अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। तो क्या है? जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, तो उसमें प्रोटीन मैक्सिमम है। तो वो कौन सा प्रोटीन है? वो गामा ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन है। तो कहता है टेक्निक टू फाइंड आउट द प्रोटीन इन द बॉडीज इज सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये गामा ग्लोब्यूलिन है ना, तो एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आप ग्लोब्यूलिन बोलो या एंटीबॉडीज़ बोलो, बात बराबर है। ओके। अब मैं बता दिया ना इम्यूनोग्लोबिन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसमें ग्लोबिन होता है, ग्लोब्यूलिन ही होता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ओके। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इसीलिए जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना एंटीबॉडीज़ के बारे में, तो IgA, IgD, हाँ गम दे, IgG, IgE। ओके। एंटीबॉडीज़। ओके। ये आप याद रखना है रखो, नहीं रखना है कोई बात नहीं, लेकिन बेटर है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं है, 5-10 एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है जो आप याद नहीं रखोगे। कर लेना। टेक्निक टू फाइंड आउट द प्रोटीन इन द बॉडी, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब हम लोग एंटीबॉडीज़ को देखते हैं अच्छे से। तो एंटीबॉडीज़ क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन। इसीलिए ग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो ये होता है molecules produced by plasma cells activated B lymphocytes that functions as antibodies and specifically recognize and bind to the antigen। तो कहने का मतलब ये एंटीजन और ये एंटीबॉडीज़ के बीच में बाइंडिंग तब जाके ये एंटीजन के इफ़ेक्ट ख़त्म होगा। देखते हैं इस बाइंडिंग को, समझते हैं कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन कौन सा? ग्लोब्यूलिन। ओके। इसीलिए गामा ग्लोब्यूलिन बोलो, ठीक है, बेटर होगा। इसीलिए हम लोग एंटीबॉडीज़ को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। ओके। ठीक है। इसमें क्या होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जिसमें से 2 हेवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं। अब मैं तब से बोल रहा हूँ प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है एंटीबॉडीज़ में। प्रोटीन 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 बोल रहा हूँ ना, अल्फा गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इसीलिए इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, हाँ इम्यूनोग्लोबिन। प्रोटीन प्रोटीन आ रहा है ना। तो अब ध्यान दो, 2 हेवी चेन होगा ना, तो प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से ना। तो 2 हेवी चेन होगा ना, हेवी इसलिए होगा कि इसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा होगा। प्रोटीन, अमाइनो एसिड। ओके। तो कहने का मतलब 2 हेवी चेन, ये 2 लाइट चेन होगा, इसमें क्या होगा? अमाइनो एसिड कम होगा। चेन में अमाइनो एसिड कम होगा। गॉट इट? तो कहने का मतलब
5 immunoglobulin named according to the heavy chain present in them। मतलब 5 इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे अभी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग, नाम किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, हेवी चेन प्रेजेंट इन देम, मतलब इसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होगा। सबसे पहले आईजीजी, फिर उसके बाद आईजीए, फिर आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। तो आप इसको ऐसे याद रखो, गम दे, गम दे, ओके। जी ए एम, जी ए एम, गम, और दे, डी ई, ओके। जो सबसे ऊपर वाला होगा ना, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, लिस्ट कंसंट्रेशन होगा, याद रखो। अगर आप बोलते हो ना कि नहीं नहीं मुझे ये परसेंटेज भी बताओ, तो परसेंटेज भी लिखवा देता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं एंटीबॉडीज़ यहाँ पर लिखा हूँ ना, एंटीबॉडीज़ के बारे में, तो ऑलरेडी परसेंटेज लिखा हुआ है, लेकिन दे ही देता हूँ, क्या ही करे। 80% ये हो गया, हाँ। फिर एक एक कितना परसेंट, 10 से 15% के बीच में आ गया, ठीक। फिर आई एम 5% हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, डी कितना होगा, 1% करीब। और ई बहुत ही कम होता है, लेस देन 1%, जो भी बोलो। गॉट इट। तो ये याद रख लेना, ध्यान देना इस पे, फोकस इस पे करना। क्या होता है, 5 immunoglobulin named according to the heavy chain present in them, named according to the heavy chain present in them। कौन, गम दे, गॉट इट। अब देखो, मैं यहाँ पे बोला टू हेवी चेन, टू लाइट चेन, तो देखो ये 2 हेवी चेन हुआ, 2 लाइट चेन हुआ, ये लाइट चेन, ये लाइट चेन, मतलब 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन। अब जो यहाँ पे बताने वाली बात है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एंटीबॉडी पे ही प्रेजेंट होगा ना, जहाँ पे आके एंटीजन बाइंड करेगा। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडीज़ पे प्रेजेंट होगा, और इसी को बोलते हैं पैराटोप, ओके। और ओके, पैराटोप इसी को बोलते हैं। चलो, तो हम लोग क्या देखें, 2 लाइट चेन, 1 2, एंड 2 हेवी चेन, 1 2, गॉट इट। तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं H2L2। वाई H2L2, 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन, दैट्स वाई H2L2। अभी इनके बारे में अभी जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ ना, इसलिए इनको इतना लेट कर रहा हूँ, मतलब स्लो कर दिया मैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होगा, ठीक, उसको बोलते हैं पैराटोप। अब बताता हूँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगा, ये वाला स्ट्रक्चर कांस्टेंट होगा, ये वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट होगा, ओके। ये वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन, तो ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। कांस्टेंट पार्ट ऑफ हेवी चेन, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो कहने का मतलब, जब ये कांस्टेंट है तो बचा हुआ पार्ट वेरिएबल होगा, ठीक। तो एंटीजन के शेप के हिसाब से ये वाला पार्ट अपना शेप बदलेगा, जैसा एंटीजन होगा वैसा एंटीबॉडीज बनेगा, तो वैसा ही शेप का ये वाला पार्ट बनेगा। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, वेरिएबल पार्ट हुआ, ओके, वेरिएबल पार्ट हुआ। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मैं इसको वेरिएबल पार्ट बोल रहा हूँ, अभी भी समझ में नहीं आया होगा आपको। तो ये देखो, ये एंटीजन है, तो ये ऐसा एंटीजन आया, तो ये वाला पार्ट ऐसा हो गया, ओके। अगर ऐसा वाला एंटीजन आता के अकॉर्डिंग चेंज करता, अगर ये वाला आता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है,
ओके, अगर ये वाला एंटीजन आता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता। तो ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये जो पार्ट है ना, ये वेरिएबल है, और ये जो पार्ट है ना, ये कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट, और इसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट। तो कहने का मतलब, जो पैराटॉप्स प्रेजेंट होगा, पैराटॉप्स प्रेजेंट होगा, वो किसके बीच में प्रेजेंट होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किस रीजन में पैराटॉप्स प्रेजेंट होगा? तो पैराटॉप्स प्रेजेंट होगा वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन किसका? ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन। किसका? वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बताओ इसमें लाइट चेन का वेरिएबल रीजन कौन है? तो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन तो यही होगा ना। मैं बोला हेवी चेन का वेरिएबल रीजन बताओ, तो आप ये बताओगे, ठीक। तो इन्हीं पे तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पैराटॉप्स प्रेजेंट होगा। तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है ना, ये प्रेजेंट होता है वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन। तो बस मुझे यही याद करवाना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा असर्शन रीजन ये क्या आ सकता है? ये वाला आ सकता है। तो इनको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक ना। तो ध्यान देना, वही देखो, ये देखो कांस्टेंट लाइट चेन, कांस्टेंट लाइट चेन। अब दिखा तो वेरिएबल हेवी चेन, कांस्टेंट हेवी चेन। ये देखो, ये कांस्टेंट हेवी चेन, ये कांस्टेंट हेवी चेन, ओके। और देखो ये वेरिएबल, ये वेरिएबल लाइट चेन। देखो ये वेरिएबल लाइट चेन, और ये हो गया वेरिएबल हेवी चेन, ये वेरिएबल हेवी चेन। तो कहने का मतलब, ये जो पार्ट होता है ना, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। तो इधर लो कांस्टेंट पार्ट, और इधर ले लो वेरिएबल पार्ट। ऊपर वाला जो होगा ना, वही दोनों चेंज होगा। गॉट इट? तो ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन आया ना कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप ये लिखना, ये लिखना वेरिएबल रीजन ऑफ, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन। अगर वो ऑप्शन में बोला कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन एंड लाइट चेन, तो वो ऑप्शन गलत होगा। ध्यान रखना, वेरिएबल रीजन यही पार्ट है, सिर्फ यही पार्ट है। ये पार्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, ये पार्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, ओके। चाहे कैसा भी एंटीबॉडीज बन रहा है, ये पार्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, ओके। ये हुआ कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन। ये वाला कांस्टेंट पार्ट ऑफ हेवी चेन, कांस्टेंट पार्ट ऑफ हेवी चेन। समझो, ये वाला हुआ वेरिएबल पार्ट। तो हमेशा वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन पे ही एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा। और ये एंटीजन क्यों? क्योंकि अगर एंटीजन का शेप डिफरेंट होगा, तो इसको भी तो अपना शेप डिफरेंट करना पड़ेगा उससे बाइंड करने के लिए। ये देखो, ये अपना शेप इसके अकॉर्डिंग किया ना, तभी तो ये आके आराम से एडजस्ट हो गया, ओके। अगर ये वाला आता तो फिर ये वाला पार्ट को इसके मुताबिक शेप चेंज करना होता। अगर ये वाला आता तो इसके मुताबिक, इस एंटीजन के मुताबिक इसको बदलना होता। देखो एग्जांपल देता हूँ, एक और समझाता हूँ। देखो ये राउंड है ना, तो देखो ये वाला वेरिएबल पार्ट का शेप कैसा हो गया, तो इसके मुताबिक चेंज हुआ ना, ये वाला चेंज हुआ ना, ओके। समझ रहे हो ना? तो ये वाला पार्ट जो वेरिएबल होता है, बाकी ये वाला पार्ट कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट हो गया लाइट हेवी चेन का, और ये पार्ट कांस्टेंट हो गया है लाइट चेन का। तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट ही होता है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो देखो, चेन आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये ध्यान में रखना, भूल मत जाना। वो चेन आपस में जो कनेक्टेड होते हैं ना, चेन जो कनेक्टेड होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और बॉन्ड बिटवीन हेवी चेन टोटल 2 है, एंड बॉन्ड बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन 2 है। ये ध्यान रखना, याद कर लेना। चेन आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, टोटल बॉन्ड 16, बॉन्ड्स बिटवीन हेवी चेन 2, बॉन्ड्स बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन 2। देखो
ये तो मैं समझा दिया। अब इसको मैं करता हूँ इरेज़। एंटीबॉडीज़ के 2 छोड़ होते हैं, देखो, ये एन छोड़ और ये सी छोड़। ओके, एन छोड़ होगा ना, ये एन पार्ट, अरे इसको ऐसे लिखो यार, NH3 लिख दो, ठीक है। ये NH3 लिखो, ये NH3 लिखो, अच्छे से समझ में आएगा। एन छोड़ ओन छोड़ हटाओ, ठीक है, NH3 लिखो। तो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट क्या करेगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, गॉट इट। और ये वाला पार्ट जो होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट होता है। ओके, अब तो ये कंप्लीट हो गया ना, एंटीजन एंटीबॉडीज़। तो अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ देखते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स। तो एंटीबॉडीज़ का फट 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 नाम बताओ तो हमने देखा एंटीबॉडीज़ ग्लाइकोप्रोटीन होता है, नाम याद आ रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा प्रोटीन, तो गामा ग्लोब्यूलिन, इसीलिए इसका नाम पड़ा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब, एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स। कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल्स, इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजेंस। दे हेल्प इन रिकॉग्निशन, न्यूट्रलाइजिंग, एलिमिनेटिंग द पैथोजेंस। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन प्रेजेंट इन देम, गम दे। ओके, तो IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, इन सब का स्ट्रक्चर देखो। मैं क्या बोला, ये जो पार्ट होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। ये पार्ट जो होता है ना कांस्टेंट होता है, ये पार्ट जो होता है ना कांस्टेंट होता है। वेरिएबल पार्ट यही वाला होता है सिर्फ, मतलब एंटीजन के शेप के अकॉर्डिंग ये अपना शेप चेंज करेगा। वेरिएबल पार्ट, कांस्टेंट पार्ट, ध्यान रखना। ओके, और भी अच्छे से बता दूं तो, ये वाला पार्ट लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट, ये वाला पार्ट लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट हेवी चेन का कांस्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट हेवी चेन का कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखो, परसेंटेज आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा ये होता है IgG, 10 से 15%, IgA, IgM 5%, IG1, IgD 1%, IgE लेस देन 1%, गॉट इट। जो आपको दूसरा चीज़ याद रखना है ना, वो दिखाता हूँ क्या है। देखो, नंबर ऑफ पैराटॉप्स, मैंने क्या बोला था, पैराटॉप्स हमेशा एंटीबॉडीज़ पे ही प्रेजेंट होगा, मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 10 है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है टोटल। ये पेंटामर है, और ये इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका मोनोमर होता है, इसका डाइमर हुआ, पेंटामर हुआ, मोनोमर हुआ, मोनोमर हुआ, गॉट इट। अब IgG होता है ना, हम लोग पढ़े थे ना, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में हम क्या बताए थे, मीट फर्स्ट, मीट फर्स्ट टाइम। तो मीट फर्स्ट टाइम में हम ये पढ़े थे ना, IgM प्रोड्यूस होता है, आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है, इजली। ओके, फिर हम बताए थे क्या, गेट स्ट्रोंगर लेटर, मतलब कौन, IgG, बताया था ना मैं। तो कहने का मतलब, जो IgG होता है ना, वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, गेट स्ट्रोंगर लेटर, मतलब जब पैथोजन, सेम पैथोजन का दोबारा अटैक होता है बॉडी पे, तो हमारा IgG मेनली प्रोड्यूस होता है, बिकॉज मेमोरी की वजह से। तो प्रोड्यूसेस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ठीक है। लोकेशन होता है ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड्स, क्रॉस द प्लासेंटा, ये याद रखना। एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फीटस को, ठीक है। ए के बारे में देखते हैं, तो ए ज़्यादातर सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होगा, टीयर में प्रेजेंट होगा, म्यूकस में प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में प्रेजेंट होगा। तो मैं बोला जितना भी लिक्विड होता है ना सिक्रेशन, उसमें ये प्रोड्यूस होंगे, उसमें होंगे IgA। प्रोटेक्ट द बॉडी इंट्रेंस फ्रॉम द पैथोजेंस, ये ध्यान रख लेना।
मेनली जो याद करने का है ये याद रख लेना। म्यूकोसल इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी सिक्रेशंस। ओके। जो सबसे लार्जेस्ट होता है ना आईजीएम होता है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आईजीएम, मीट फर्स्ट, ये वाला। ओके। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शंस, ये पहला एंटीबॉडीज़ होता है जो इन्फेक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो आईजीएम क्या याद रखोगे? फर्स्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ओके। उसके बाद क्या याद रखना है? ब्लड प्लाज्मा एंड बी लिम्फोसाइट सरफेस पे होता है। ओके। लोकेशन मोस्ट एफिशिएंट एट एग्लूटिनेशंस एंड कंप्लीमेंट एक्टिवेशंस। अब बस ये याद रखना, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, ये पढ़ लेना, समझ आया तो समझ तो आ नहीं, ये एज इट इज़ हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स में पढ़े थे ना, सेम फीचर। लोकेशन याद रख लेना। चलो फिर डी के बारे में देखते हैं। डी एक्ट एज बी सेल रिसेप्टर, हेल्प इन बी सेल एक्टिवेशन। ओके जी। सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। फंक्शन मेनली एज एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल्स। फिर आईजीई का लिस्ट अबेंडेंट होता है एलर्जिक रिएक्शन, ई फॉर एलर्जी और ए फॉर एलर्जिक होता है। तो आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में काम मतलब होता है डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस अटैच्ड टू द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। एलर्जी में देखोगे ना तो मास्ट सेल का नाम आएगा, फिर मैं बताऊंगा पूरे कहानी। कॉज इज रिलीज ऑफ हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जीज, वही हिस्टामिन। क्या होता है हिस्टामिन? अभी इतना पढ़े थे ना हिस्टामिन के बारे में। ठीक है, फिर ये हमारा कंप्लीट हुआ।